ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या है? हम फैटी एसिड को तोड़ रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिक पाथवे है। और जो जितने भी हमारे कैटाबॉलिक पाथवे होते हैं हमारी बॉडी में, वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और ये हमने कल पढ़ा था कि एनाबॉलिक पाथवे आर एक्टिवेटेड बाय इंसुलिन, और जो कैटाबॉलिक पाथवे है दे आर एक्टिवेटेड बाय ग्लूकागन। ठीक है, अभी ना मतलब लिपिड मेटाबॉलिज्म में हम जो भी पाथवे करेंगे या जो भी रिएक्शन करेंगे, उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन करना। तो यहाँ पे हमने फैटी एसिड लिया है, तो हम फैटी एसिड की एक्टिवेशन करेंगे। एक्टिवेशन कैसे करते हैं? हम फैटी एसिड को बनाते हैं एसाइल कोएंजाइम ए। तो ये स्टेप हमें याद रखना है कि सबसे पहले देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, एंड फैटी एसिड की एक्टिवेटेड फॉर्म इज एसाइल कोएंजाइम ए। तो इसमें एंजाइम यूज़ होता है एसाइल को ए, उसे हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो सिंथेटेस। सिंथेटेस का है मतलब एटीपी यूज़ होगी, तो यहाँ पे एटीपी से एएमपी बनता है, तो इसीलिए हम इसे इक्विवेलेंट टू 2 एटीपी ही लेते हैं। लेकिन जो ये पाथवे है ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये साइटोप्लाज्म में क्यों होता है? क्योंकि जो मेन बीटा ऑक्सीडेशन है उसे माइटोकॉन्ड्रिया में होना है। लेकिन जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है वो सिर्फ तब होता है जबकि फास्टिंग या स्टारवेशन की स्टेट है। तो इसीलिए टू रेगुलेट, मतलब कि इसे हम साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में तभी भेजेंगे जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ये हमारे पास एसाइल कोएंजाइम में तो आ गया। अब एसाइल कोएंजाइम ए किधर है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन बीटा ऑक्सीडेशन किधर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब हमें एसाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर जाना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन में जो एंजाइम होता है जो एसाइल कोएंजाइम ए को अंदर लेकर जाता है, उसे हम कहते हैं CPT1। CPT1 क्या होता है? कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1। इसका डिटेल में हम अभी देखेंगे, पहले एक ब्रीफ सा देखेंगे क्या होता है। उसके बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में 2 एंजाइम्स होते हैं, CPT2 और ट्रांसलोकेज। इन तीनों को हम इकट्ठे कहते हैं कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं CPT1 क्या होता है। CPT1 आउटर मोस्ट एंजाइम है, मतलब वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड होता है, एंड इट हैज़ अ रोल इन रेसिप्रोकल रेगुलेशन। अब इसका क्या मतलब है कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन। तो फैटी एसिड की सिंथेसिस भी होती है, तो हमने लेफ्ट साइड पे लिखा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, एंड हमने राइट साइड पे लिखा फैटी एसिड की सिंथेसिस। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में क्या होता है? असाइल कोएंजाइम में साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है थ्रू CPT1। ज़्यादा तीनों से है, लेकिन अभी हम CPT1 लिखेंगे। फैटी एसिड सिंथेसिस में क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और मैंने अभी कहा कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में जो भी रिएक्शन होगा सबसे पहले हम उसे एक्टिवेट करते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए की एक्टिवेटेड फॉर्म होती है मेलोनाइल कोएंजाइम ए। तो ये जो मेलोनाइल कोएंजाइम ए होता है ये इनहिबिट करता है CPT1 को। ठीक है, अभी तक इतना है। ये इसे कहते हैं रेसिप्रोकल रेगुलेशन। तो जो CPT1 है इसका रोल किस में होता है? रेसिप्रोकल रेगुलेशन में। दूसरा पॉइंट क्या है कि सिर्फ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को कार्निटीन सिस्टम की ज़रूरत होती है, मीडियम चेन और शॉर्ट चेन डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या है कि फेड स्टेट में फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी, तो मेलोनाइल कोए एंजाइम में ज़्यादा बनेगा, तो वो CPT1 को इनहिबिट कर देगा, जिसके कारण बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगी। लेकिन अगर स्टारवेशन में मेलोनाइल कोए बनता ही नहीं है तो इनहिबिशन ही नहीं होगी CPT1 की, जिसकी वजह से बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होगी। उसके बाद हम देखेंगे कार्निटीन सिस्टम थोड़ा डिटेल में। तो ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एक जिसमें कौन सा प्रोटीन है? CPT1। ठीक है, तो पहला स्टेप है ये एसाइल कोए सिंथेटेस भी होता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो फ्री फैटी एसिड फॉर्म्स फैटी एसाइल कोए थ्रू दिस एंजाइम। उसके बाद CPT1 के थ्रू ये आता है इन 2 मेम्ब्रेन के बीच में। उधर क्या होता है? CPT1 प्रोवाइड्स कार्निटीन, एंड कार्निटीन और फैटी एसाइल कोए का रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से फैटी एसाइल कार्निटीन की फॉर्मेशन होती है।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम आगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन है ट्रांसलोकेस। ट्रांसलोकेस क्या करता है, फैटी एसाइल कार्निटीन को मैट्रिक्स में लेकर आता है, और फिर CPT1 क्या करता है, इसे CoASH को एसिटाइल एसएच प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इन दोनों में रिएक्शन होता है एंड इट फॉर्म्स कार्निटीन और फैटी एसाइल कोए। अब ये फैटी एसाइल कोए की बीटा ऑक्सीडेशन होती है, तो इस पूरे को हम कहते हैं कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अब कार्निटीन क्या था, कार्निटीन का फॉर्मूला होता है बीटा हाइड्रोक्सी गामा ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्यूटाइरेट। ठीक है, अगर याद हो तो कर लेना वरना छोड़ देना। इसमें याद क्या करना है कि ये मसल्स में अबंडेंट होता है, और दूसरा इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू वाइटामिन्स। उसके बाद इधर हम आते हैं ऑक्सीडेशन में होता क्या है। तो पहले पूरी ऑक्सीडेशन देखने से पहले हम एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे उसका, जिससे कि हमें आगे आसानी से समझ आ जाए। तो बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब है कि अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्लीवेज होना। तो हर एक क्लीवेज के लिए 4 एंजाइम यूज़ होते हैं इस सीक्वेंस में। सबसे पहले डीहाइड्रोजिनेस, फिर हाइड्रेटेस, फिर दोबारा डीहाइड्रोजिनेस और फिर थायोलेस। ठीक है, ये याद करना सीक्वेंस, DHDT याद कर सकते हो। उसके बाद है, तो जो पहला डीहाइड्रोजिनेस होता है वो प्रोड्यूस करता है FADH2, और जो तीसरा डिहाइड्रोजिनेस है या दूसरा डिहाइड्रोजिनेस है वो प्रोड्यूस करता है NADH। तो FADH2 कितनी ATP प्रोड्यूस करेगा, 1.5 ATP, और NADH कितनी ATP प्रोड्यूस करेगा, 2.5 ATP। तो मतलब एक क्लीवेज में कितनी ATP प्रोड्यूस हुई, 4 ATPs। तो अब है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन। तो अगर हम बनाए 1 2 3 4 तो 13 14 16, ठीक है, तो ये 16 कार्बन की चेन होती है। तो इसमें मतलब दो कार्बन का क्लीवेज होता है, मतलब ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, तो इसके बीच का क्लीवेज, उसके बाद इधर क्लीवेज। तो ऐसे करते करते हम टोटल 7 क्लीवेज करते हैं। ठीक है, तो हर जो 2 कार्बन बचते हैं ना, ये बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। डिटेल रिएक्शन हम अभी देखेंगे, अभी सिर्फ इतना करेंगे। तो हर 2 कार्बन बनाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए, और क्लीवेज कितनी होगी, 7। एक क्लीवेज प्रोड्यूस करता है 4 ATP, तो 7 क्लीवेज विल प्रोड्यूस 28 ATP। उसके बाद 8 एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल में जाएंगे एंड 1 एसिटाइल कोए 10 ATP प्रोड्यूस करता है, तो टोटल ATP होगी 80। ठीक है, नाउ 80 + 28 108 ATP। तो जो पहला स्टेप था जहाँ पे हमने एक्टिवेशन की थी फैटी एसिड में, वहाँ पे 2 ATP यूज़ हुई थी, तो इसीलिए जो नेट रिजल्ट होता है वो होता है गेन ऑफ 106 ATPs थ्रू द पाल्मिटिक एसिड। सेम होता है स्टीरिक एसिड में 18 कार्बन्स होते हैं, तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे सेम तरीके से, तो ये वो देता है 120 ATPs। उसके बाद है डिहाइड्रोजिनेस। तो डिहाइड्रोजिनेस 2 तरह के होते हैं, पहला है लॉन्ग चेन डिहाइड्रोजिनेस और दूसरा है मीडियम चेन डिहाइड्रोजिनेस। तो जो मीडियम चेन डिहाइड्रोजिनेस होता है, इसकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है, एंड इसकी डेफिशिएंसी से हमें 2 फीचर्स देखने को मिलते हैं। वो हम देखते हैं कि क्यों देखने को मिलते हैं। क्या होता है कि फेड स्टेट में तो ये साइकिल होती नहीं, तो इस एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फेड स्टेट में सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन फास्टिंग में क्या होगा, फास्टिंग स्टेट में अब क्या है, ये वाला स्टेप तो हो नहीं रहा, सिर्फ ये वाला एंजाइम होगा, और हमारी बॉडी में लॉन्ग चेन फैटी एसिड बहुत कम होते हैं और मीडियम चेन फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर मीडियम चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं हो रही तो हमें ATP कम मिलेगी। तो अगर ATP कम मिल रही है तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड वेरी लेस। तो अगर एनर्जी कम रिलीज हो रही है तो कीटोन बॉडी की सिंथेसिस नहीं होगी और ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ATP कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो कीटोन बॉडीज नहीं होंगी लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो रही, तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इसीलिए इस पूरी कंडीशन को हम कहते हैं नॉन कीटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया ड्यूरिंग स्टारवेशन। ठीक है, तो मतलब हमारी बीटा ऑक्सीडेशन के अगर किसी भी एंजाइम में डिफेक्ट है तो ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो आगे करने से पहले हम ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास फैटी एसाइल कोए आ गया।
पहला स्टेप क्या था, डिहाइड्रोजिनेस का। तो डिहाइड्रोजिनेस है वो FADH2 प्रोड्यूस करेगा। तो क्या होगा, इस फैटी एसिड में एक अनसेचुरेशन आ जाएगी क्योंकि हमने हाइड्रोजन रिमूव कर लिया। तो कंपाउंड क्या बचेगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए। तो अगर ध्यान से देखोगे तो मतलब याद हो जाएगा नाम इसका। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था हाइड्रेटेज होता है। तो हमने मतलब वाटर डाला तो इसकी अनसेचुरेशन ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे हमने 12th में पढ़ा था मार्कोनिकोफ रूल, तो क्या बचेगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड के अलावा बीटा हाइड्रोक्सी, बाकी सेम असाइल कोएंजाइम ए। फिर हमने पढ़ा था दोबारा डिहाइड्रोजिनेज आएगा जो NADH प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम OH में से अगर डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो क्या बचता है, कीटो एसिड। तो क्या बचा, बीटा कीटो असाइल कोए। उसके बाद क्या आता है, थायोलेस। थायोलेस का काम ये क्या होता है, कोए ग्रुप ऐड करना। तो क्या होगा, एक ऐसा एसिटाइल कोए बन के निकल जाएगा एंड 2 कार्बन लेस का दोबारा से फैटी एसाइल कोए बन जाएगा। इसके साथ दोबारा सेम साइकिल होगी, इसीलिए हम कहते हैं कि जो हर 2 कार्बन की क्लीवेज होती है वो एसिटाइल कोएंजाइम में बन के निकल जाता है। महक आता है पेपर में कि बीटा ऑक्सीडेशन का पाथवे लिखो, इसलिए मतलब ये देखो आसान है। 4 एंजाइम याद करो, सबसे पहले डिहाइड्रोजिनेस, फिर हाइड्रेटेस, फिर डिहाइड्रोजिनेस और फिर थायोलेस। डिहाइड्रोजिनेस में पहले FADH2 निकाल दो, ये नाम से पता चल जाएगा बीटा अनसैचुरेटेड हो गया। फिर जब हम पानी ऐड करेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन निकाल दिया तो कीटो बच जाएगा एंड देन हमने कोएंजाइम में ऐड कर दिया ग्रुप, तो क्या बनेगा, एसिटाइल को ए प्लस फैटी एसाइल को ए। ठीक है, इसमें यही है। तो ये तो पक्का पूछता है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है अलग अलग फॉर्म में। रेगुलेशन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन की जो रेगुलेशन है वो 2 लेवल्स पर होती है। पहली होती है CPT1 के लेवल में, जो हमने एक तो देख ली कि फैटी एसिड सिंथेसिस में मेलोनाइल कोए बनता है जो कि इसे इनहिबिट कर देता है, वो सेम ही सारा फ्लोचार्ट इधर आएगा। दूसरा है जो थर्ड स्टेप था, मतलब जो सेकंड डिहाइड्रोजिनेज था, बीटा हाइड्रोक्सी कोएंजाइम में सबस्ट्रेट का नाम और फिर डिहाइड्रोजिनेज, इसके लेवल पर भी रेगुलेशन होती है। तो अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मतलब ATP ज़्यादा है, NADH ज़्यादा है, जो कि ये प्रोड्यूस करता है ऑक्सीडेशन, तो अगर ये ज़्यादा है, NADH ज़्यादा है, ATP ज़्यादा है, तो ये रेशियो क्या करेगा, इसे इनहिबिट कर देगा इस एंजाइम को। ठीक है, ये 2 है, आसान है, याद करना है। उसके बाद है, अच्छा पीछे वाला रह गया अभी, ओड चेन फैटी एसिड में क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि एसिटाइल कोए निकल रहा है, तो जब लास्ट में 3 कार्बन बच जाते हैं तो 3 कार्बन का कौन सा कंपाउंड बच जाता है, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में। तो उसके बाद क्या होता है, ये हमें याद नहीं रखना, ठीक है, याद क्या करना है कि एंड प्रोडक्ट क्या होता है। लेकिन याद करने के लिए है कि प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में B7 का एक एंजाइम एक्ट करता है एंड वो एक 4 कार्बन का कंपाउंड बनाता है। फिर वो डी रोटेटरी होता है, उसे हमने L बनाना है, तो रेसमेस एंजाइम आता है जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड हो गया। उसके बाद B12 एंजाइम आता है जो इसे सक्सिनाइल कोए बना देता है। तो इसमें हमें याद क्या रखना है, प्रोपियोनाइल कोए बचता है ओड चेन की ऑक्सीडेशन में, प्रोपियोनाइल कोए से फिर क्या बनता है, सक्सिनाइल कोए। 2 वाइटामिन्स यूज होते हैं, B7 और B12। अब ये सक्सिनाइल कोए TCA साइकिल में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, इसलिए प्रोपियोनाइल कोए को हम कहते हैं कि वो ग्लूकोजेनिक होता है। दूसरा क्या है, देखो अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो हमारी बॉडी में क्या अकोमुलेट होगा, L मिथाइल मेलोनाइल कोए। लेकिन अगर B7 की डेफिशिएंसी है तो क्या अकोमुलेट होगा, प्रोपियोनाइल कोए एंजाइम। उसके बाद है जमाइकन वोमिटिंग सिकनेस। ये क्या होता है, जो अक्की ट्री होता है उसके अनराइप फ्रूट में एक टॉक्सिन होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसिन। तो ये जो हाइपोग्लाइसिन होता है ये इनहिबिट करता है फर्स्ट डिहाइड्रोजिनेज को। तो अगर बीटा ऑक्सीडेशन के हम किसी भी एंजाइम को इनहिबिट करते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने पहले मैकेनिज्म पढ़ा, पूरा सेम है, नॉन कीटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया, प्लस इसमें क्या ऐड करना, सडन वॉमिटिंग, कॉन्वल्जन्स, कोमा एंड डेथ। तो ये हमने पहले बता दिया कि अगर बीटा ऑक्सीडेशन का कोई भी डिफेक्ट है तो क्या लिखना है, नॉन कीटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया, और जो मैकेनिज्म पीछे था वही सेम उधर भी डालना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है
वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो ये ना कभी मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते, और मतलब थ्योरी में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन वाइवा में पूछते हैं। वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है पेरोक्सिसोम में और सिर्फ ब्रेन में, और इसकी अगर मतलब डिफेक्ट होता है इसमें तो उसे कहते हैं हम ज़ेल्विगर सिंड्रोम। तो इसमें हमें सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है। उसके बाद है अल्फा ऑक्सीडेशन, ये भी पेरोक्सिसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ये ब्रांच चेन फैटी एसिड के लिए होता है और इसमें कोई भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं होती। एंड इसमें अगर डिफेक्ट होता है तो कौन सा डिसीज़ होता है, रेफसम डिसीज़। ये भी थ्योरी में नहीं पूछते, वाइवा में पूछते हैं। तो रेफसम डिसीज में क्या है, डिफेक्ट इन अल्फा ऑक्सीडेशन, किधर होता है, पेरोक्सिसोम में। किसके लिए होता है, ब्रांच चेन फैटी एसिड में। इतना बोलोगे तो चलेगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक नाम याद रहता है तो होता है फाइटैनिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होता। उसके बाद है ओमेगा ऑक्सीडेशन। ओमेगा ऑक्सीडेशन में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। इसमें बस इतना याद करना है। दूसरा पेरोक्सिसोम डिफेक्ट, तो ये जो हमारा सेल ऑर्गेनेली वाला चैप्टर है उसमें से भी यही क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ पेरोक्सिसोमल डिसीज कौन से होते हैं। तो दो मतलब एनमरेट से है, तो फर्स्ट है अगर अल्फा ऑक्सीडेशन में डिफेक्ट है तो रेफसम डिसीज, और अगर वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में डिफेक्ट है तो ज़ेल्विगर सिंड्रोम। ठीक है, इसके अलावा इतना डिटेल में कुछ इसका करना नहीं। ये सेम स्लाइड है। हाँ, तो शुरू में बस इतना ही, बीटा ऑक्सीडेशन में इतना ही करना है। तो अगर मतलब तुम्हें कुछ इसमें से ना समझ आया हो तो बता देना। उसके बाद है कीटोन बॉडी पाथवे। तो ये ना काफ़ी आसान है, तो ध्यान से देखना। कीटोन बॉडी बॉडी पाथवे में हम दो पाथवे पढ़ते हैं, कीटोन बॉडी की सिंथेसिस और कीटोन बॉडी की यूटिलाइजेशन। दोनों के दोनों कैटाबॉलिक पाथवे होते हैं। एंड दोनों हर कैटाबॉलिक पाथवे किधर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड कैटाबॉलिक पाथवेज आर एक्टिवेटेड बाय ग्लूकागन। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि कीटोन बॉडी सिंथेसिस लीवर में होती है सिर्फ, और यूटिलाइजेशन ब्रेन, हार्ट और मसल में होती है। तो इसीलिए लीवर कीटोन बॉडी बनाता है लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं करता। तो हमारी बॉडी में नेट प्रोड्यूसर ऑफ कीटोन बॉडी कौन सा होता है, लीवर। ये वाली साइकिल पेपर में आती है कीटोन बॉडी सिंथेसिस की। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये याद रखना इतना। उसके बाद इसमें एसिटो ऐड कर देना, विच विल फॉर्म एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। उसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एंजाइम। पहला एंजाइम इस पे लगेगा एच एम जी कोए सिंथेज, मतलब ये एच एम जी कोए बना रहा है। उसके बाद ये एच एम जी कोए टूटता है तो एच एम जी कोए लाइएस। लाइएस से फर्स्ट कीटोन बॉडी बनेगी, जैसे हम प्राइमरी कीटोन बॉडी कहते हैं, वो होता है एसिटो एसिटेट। उसके बाद स्पॉन्टेनियसली दो कीटोन बॉडीज बनती है, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी कीटोन बॉडीज, क्योंकि वो दूसरे स्टेप में बन रही है। मैक्सिमम अमाउंट में बनती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, और दूसरी होती है एसीटोन। अब इसमें से वाइवा में क्वेश्चन पूछता है, अभी जो वाइवा हुआ था उसमें भी पूछा था। पहला क्वेश्चन ये था कि इनका सबस्ट्रेट क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। दूसरा, प्राइमरी कीटोन बॉडी कौन सी होती है, एसिटो एसिटेट। तीसरा क्वेश्चन इसमें से वोलेटाइल कीटोन बॉडी कौन सी होती है, तो वो होती है एसीटोन, क्योंकि ये बनते ही निकल जाती है। एंड तीसरा क्वेश्चन, इसमें से जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है ये फॉल्स कीटोन बॉडी होती है। क्यों, क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये कीटोन बॉडी से बनती है इसीलिए हम इसे कीटोन बॉडी मानते हैं, और ये मोस्ट कॉमन कीटोन बॉडी है। एंड दूसरा है एसीटोन। अगर मतलब हमारी बॉडी में कीटोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, कीटोसिस कहते हैं उसे, तो उसमें क्या होगा, एसीटोन बन के निकल जाएगी। मतलब अगर यूरिन में आ रही है तो एसीटोन वोलेटाइल है, तो मतलब हमें यूरिन में एसीटोन लाइक स्मेल आएगी। तो अगर हमें एसीटोन लाइक स्मेल आ रही है तो उसे हम कहते हैं कीटो एसिडोसिस। एंड इस पाथवे में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। दूसरा, कीटोन बॉडी की यूटिलाइजेशन, तो ये नहीं पूछते, इसमें बस ये याद रखना कि एसिटो एसिटेट से शुरू होता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है जो कि टीसीए साइकिल में चला जाता है। इसमें कुछ नहीं है, करना नहीं है। टेस्ट ऑफ कीटोन बॉडी हमें पता है, रोथरा टेस्ट होता है जो कि जिसमें पर्पल कलर की रिंग बनती है, एंड ये पॉजिटिव होता है सिर्फ एसिटो एसिटेट और एसीटोन के लिए। जो दूसरा टेस्ट है वो होता है गरहार्ट टेस्ट, जो कि एसीटो एसिटेट के लिए पॉजिटिव होता है।
ठीक है। दूसरा ये है कि व्हाट इज़ द रेगुलेशन ऑफ कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस की रेगुलेशन के लिए हमें सिर्फ ये चीज़ पढ़नी है कि डायबिटीज़ मेलाइटस और स्टारवेशन में क्या होता है, लाइपोलिसिस इंक्रीज़ हो जाती है। एंड अगर लाइपोलिसिस इंक्रीज़ होगी तो कीटोन बॉडी ज़्यादा बनेगी, मतलब कीटोसिस ज़्यादा होगी। तो कीटोसिस क्या होती है, कीटोन बॉडी की सिंथेसिस। उसके बाद है कीटोसिस के, पूरा इस पे भी आता है, शॉर्ट नोट आता है पेपर में, बहुत बार आया भी हुआ है। कीटोसिस क्या होता है, इंक्रीज इन कीटोन बॉडी सिंथेसिस। तो अगर ये ब्लड में बढ़ता है उसे कहते हैं कीटोनीमिया, अगर ये यूरिन में बनता है उसे कहते हैं कीटोन यूरिया। इसके कोज क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस और प्रोलॉन्ग फास्टिंग और स्टारवेशन। उसके बाद क्या होता है, अगर ये कीटोन बॉडी डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट में बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इस पे पीबीएल भी बहुत आते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेथार्जी, कन्फ्यूजन, डिस्निया, नोजिया, वोमिटिंग, हॉट ड्राई स्किन, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ना, फिर टेकिकार्डिया, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हाइपोटेंशन एंड एब्डोमिनल पेन। तो ये सारे याद ही करने पड़ेंगे। इसका मुझे कुछ ऐसा पता मतलब समझ नहीं आया कि तुम्हें समझाऊँ कैसे रीजंस इसके। तो ये है। उसके बाद है जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कब ज़्यादा मतलब वो होती है कॉमन, जब डायबिटीज़ के पेशेंट की ग्लूकोज 500 मिलीग्राम तक हो, मतलब इससे ज़्यादा हो। उसके बाद इनमें पीएच भी कम होता है और इनका बाइकार्बोनेट आयन भी कम होता है। अगर बाइकार्बोनेट आयन कम होगा तो इनका एनायन गैप इंक्रीज दिखता है हमें। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इंसुलिन देना इसे कम करने के लिए, और बाइकार्बोनेट मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक करने के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड। और अगर कोई कोस इन सारे सिम्टम्स को इंक्रीज कर रहा है तो उस कोस को ट्रीट करना। उसके बाद हम आते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस में। तो हम अगर सिंथेसाइज कर रहे हैं किसी चीज़ को तो वो एनाबोलिक पाथवे है। हर एनाबोलिक पाथवे साइटोप्लाज्म में होता है एंड एक्टिवेट होता है बाय इंसुलिन। तो इसमें क्या आता है, सबस्ट्रेट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो हर सबस्ट्रेट को हम लिपिड मेटाबॉलिज्म में पहले एक्टिवेट करते हैं। तो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या होती है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है। तो एंजाइम का नाम सिंपल है, मेलोनाइल कोए सिंथेटेज। ठीक है। फिर इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है पूरे फैटी एसिड सिंथेसिस में उसे हम कहते हैं फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। तो इसका ना स्ट्रक्चर याद करने के लिए काफ़ी आसान है। तो इसमें क्या बनाना है, ये बीच में जो लिखे है गोले के बीच में वो याद नहीं करना। तो सबसे पहले इसमें ये डाइमर होता है तो 2 यूनिट्स होंगी। सबसे पहले हम ऊपर वाली यूनिट को देखते हैं, अपर मोनोमर जिसे कहते हैं। ये है इसका कंडेंसिंग यूनिट जिसमें कि 3 एंजाइम है। फिर ये है इसकी कौन सी रिडक्शन यूनिट जिसमें कि 5 एंजाइम है। ठीक है। तो बीच वाला नहीं बनाना, सिर्फ ये बनाना कि कंडेंसिंग यूनिट और ये रिडक्शन यूनिट। कंडेंसिंग यूनिट के एंड में सिस्टीन एंड होता है और मतलब क्योंकि इस पे सिस्टीन अमीनो एसिड होता है। और रिडक्शन यूनिट के मतलब फोर्थ एंजाइम पे पैन एंड होता है क्योंकि इस पे पैन एक मतलब पैन एंजाइम होता है। तो जो हमारा लोअर मोनोमर होता है उसका पैन एंड बॉन्ड बनाता है सिस्टीन एंड के साथ, और जो सिस्टीन एंड होता है वो बनाता है पैन एंड के साथ। तो ये सिंपल सा ऐसे स्ट्रक्चर हमें याद करना है। ठीक है। उसके बाद है कि ये जो मोनोमर है जॉइंट कैसे होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो इसके लिए जब हम मतलब ये करते हैं ना, जो हमारी बुक में दिया हुआ है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम दिया हुआ है। तो अगर हम पेपर की स्टार्टिंग में ये वाला डायग्राम बना देते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो हम ये वाला पूरा जितना भी मेटाबॉलिज्म का पाथवे है वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे कि मतलब हम अपर मोनोमर को ऐसे दिखाएंगे कि इधर इसका पैन एंड, इधर इसका सिस्टीन एंड, और इधर हम लिख देंगे जो भी इसके साथ आगे ज्वाइन करेगा एंजाइम के साथ। फिर ऐसे करके दूसरा, ठीक है, जो कि इधर ऐसे दिया हुआ है कि पैन एंड फिर 1, फिर सिस्टीन एंड, फिर सिस्टीन एंड 2 और पैन एंड। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा लोडिंग स्टेप। लोडिंग स्टेप में क्या होता है, हमारे अब जो सबस्ट्रेट था क्या था, एसिटाइल कोएंजाइम ए और उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म मेलोनाइल कोएंजाइम ए। तो हम पहले एंजाइम पे क्या लगाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और दूसरे पे क्या लगाते हैं, मेलोनाइल। तो एसिटाइल क्या है 2 कार्बन का और मेलोनाइल क्या है 3 कार्बन का। तो अब क्या होता है, इसे हम कहते हैं लोडिंग स्टेप। दूसरा स्टेप होता है कंडेंसेशन स्टेप जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है एसिटाइल से।
तब उसमें एक कार्बन रह गया, अब वो एक कार्बन नीचे आ जाता है एंड वो पूरा क्या बना देता है, कीटो असाइल, जो कि 4 कार्बन का है। अब हमें सिर्फ एसाइल ग्रुप चाहिए, तो हम कीटो ग्रुप को निकालने के लिए करते हैं रिडक्शन स्टेप, जिसमें 3 एंजाइम यूज़ होते हैं, रिडक्टेस, हाइड्रेटेस और फिर रिडक्टेस। और हमारे पास क्या बच जाता है, असाइल। उसके बाद असाइल ट्रांसफ़र हो जाता है ऊपर फर्स्ट यूनिट में एंड नीचे वाली यूनिट में दोबारा मेलोनाइल आ जाता है, जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट लोडिंग स्टेप। फिर यही चीज़ें दोबारा सेम होती रहेंगी। ठीक है, इतना आ गया समझ? अगर नहीं समझ आया तो बता देना, दोबारा बता दूंगी। तो इसे ही कहते हैं हम फैटी एसिड सिंथेसिस। तो क्या हुआ, सबसे पहले लोडिंग स्टेप, लोडिंग स्टेप में एसिटाइल और मेलोनाइल आए। उसके बाद हुआ कंडेंसेशन स्टेप, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। कंडेंसेशन स्टेप में रिडक्शन स्टेप हुआ, उसमें कौन से एंजाइम यूज़ हुए, रिडक्टेस, हाइड्रेटेस और रिडक्टेस। उसके बाद हमारे पास असाइल आ गया, असाइल दोबारा फर्स्ट सब यूनिट में चला जाएगा और दोबारा से नेक्स्ट लोडिंग स्टेप चला जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो फैटी एसिड होते हैं उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये सभी स्टेप की सारी वो है डिटेल्स है जो भी मैंने बताई है। तो नेक्स्ट साइकिल का पढ़ लेते हैं कि क्या है। जो असाइल है वो अपर मोनोमर में ट्रांसफ़र हो गया, दोबारा से मेलोनाइल आएगा एंड साइकिल रिपीट होगी। तो फर्स्ट साइकिल में हमने 5 कार्बन लोड किए, लेकिन सिर्फ 4 कार्बन ऐड हुए। क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन स्टेप पे CO2 में एक कार्बन निकल गया था। उसके बाद है, ये था हमारा पहला चैप्टर, और उसके बाद फैटी एसिड की सिंथेसिस और ऑक्सीडेशन। अभी ये दोनों चैप्टर मेन थे जिसमें हमें दोनों साइकिल्स याद करनी है। इसके बाद जो चैप्टर है उसमें हमें मेन पॉइंट्स याद करने हैं, क्योंकि सारा नहीं पूछते। तो है, अगला है आइकोसेनोइड्स। आइकोसेनोइड्स होते क्या है? हमारे पास फैटी एसिड होते हैं, तो अगर फैटी एसिड अनसेचुरेटेड है और उसमें बहुत ज़्यादा अनसेचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, शॉर्ट फॉर्म पूफा। तो इन पूफा से जो फिजियोलॉजिकली एंड फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस डिराइव होते हैं उन्हें हम कहते हैं आइकोसेनोइड्स। तो ये सारे आइकोसेनोइड्स का प्रीकर्सर क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड भी एक पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो ये आइकोसेनोइड्स के 3 क्लासिफिकेशन होती है, प्रोस्टेनोइड्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड लिपोक्सिन। और ये प्रोस्टेनोइड 2 तरह के होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोजिन। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर लोकल हॉर्मोन्स। ठीक है, तो हमारा जो मेन चैप्टर है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स पर ही बेस्ड है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं? ऐसे फिजियोलॉजिकली और फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस जो हमें एराकिडोनिक एसिड से डिराइव होते हैं। तो इसके हमें यूज़ पढ़ने हैं। तो यूज़ पढ़ने के लिए ना इसे समझना काफ़ी आसान है कि सबसे पहले जो प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन है हमें वो नहीं करनी, लेकिन हमें याद रखना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन कई तरह के होते हैं। तो जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन के नाम होते हैं PGA2, B2, ऐसे D2, G2, ऐसे नाम होते हैं। तो इनमें से PGE2 और PGI2 बनाते हैं COX-1। तो देखो ये नाम से 1 क्या है, 1 I के जैसा दिखता है और I के लास्ट में E आता है, तो COX-1 क्या बनाता है, PGI2 और PGE2। ये जो COX-1 होता है ना, इसकी कोई रेगुलेशन नहीं होती बॉडी में, तो ये अनरेगुलेटली PGE2 PGI2 बनाता रहता है। और ये PGE2 और I2 का क्या फंक्शन होता है, इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ठीक है, उसके बाद PGD और E ये बनाता है COX-2। तो देखो 2 से हम याद रख सकते हैं 2D, मतलब शुरू 2D होता है ना, 2 डायमेंशनल 2D, और D के लास्ट में क्या आता है, E। तो 2 COX-2 क्या बनाता है, D2 और E2। इन दोनों का काम क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, मतलब ये फीवर प्रोड्यूस करते हैं या कहीं पे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये इंड्यूसिबल होते हैं, मतलब इनका बॉडी में रेगुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो हमारे पास ठीक है बताती हूँ। देखो कोक्स एक साइक्लिक एंजाइम है। तो मतलब जैसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन का पाथवे तो नहीं पढ़ रहे,
लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन जब हम सिंथेसाइज करते हैं तो जो उसकी साइकिल होती है ना सिंथेसाइज करने की, उसमें एक एंजाइम यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं कोक्स एंजाइम, COX कोक्स एंजाइम। इसकी फुल फॉर्म होती है साइक्लो ऑक्सीजनेस। मतलब ये साइक्लिक फॉर्म के एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ये होता है साइक्लो ऑक्सीजनेस। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा तरह के होते हैं, ये एक नहीं होता। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन के बेस पर हमने उसे अलग अलग नाम दिए। जैसे PGA2 होता है, ऐसे PGI2 होता है और PGE2 होता है। तो हर एक के फॉर्मेशन में साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम यूज़ होता है। तो PGE2 और PGI2 की फॉर्मेशन में कोक्स 1 एंजाइम यूज़ होता है, और PGD2 और PGE2 की फॉर्मेशन में कोक्स 2 एंजाइम यूज़ होता है। ठीक है। जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की रेगुलेशन होती है हमारी बॉडी में। जैसे हमने एंजाइम्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि सबकी रेगुलेशन होती है। तो जो ये कोक्स 1 होता है ना, इसकी हमारी बॉडी में कोई रेगुलेशन नहीं होती। मतलब ये जो कोक्स 1 है ये रेगुलरली PGE2 और PGI2 की फॉर्मेशन करता रहता है। ठीक है। तो जो PGE2 और I2 है, इनका फंक्शन होता है कि हमारे जो स्टमक में सिक्रीशन होती है ये उन्हें इनहिबिट करता है। और जो D2 और E2 है ये इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। और जो कोक्स 2 एंजाइम है ये इंड्यूसिबल है, मतलब हमारी बॉडी में इसकी रेगुलेशन होती है। समझ आया? या जो पॉइंट नहीं समझ आया वो बता दो, दोबारा बता दूंगी। ठीक है। अब अब हमारी बॉडी में हम मतलब बॉडी में तो छोड़ो, ड्रग्स होती है NSAID। मतलब कि ऐसी ड्रग जो कि स्टीरॉयड नहीं होती लेकिन पेन के लिए यूज़ होती है। तो वो ड्रग्स होती है, सॉरी पेन के लिए नहीं, इन्फ्लेमेशन के लिए। ये क्या होते हैं? नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। मतलब ऐसी ड्रग जो इन्फ्लेमेशन को कम करती है लेकिन वो स्टीरॉयड्स नहीं होती। इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है एस्पिरिन। तो ये ड्रग्स का काम क्या होता है? ये इन्फ्लेमेशन कैसे नहीं करती? ये दोनों कोक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है। ये कोक्स 1 को भी इनहिबिट करती है और ये कोक्स 2 को भी इनहिबिट करती है। तो देखो, अगर ये कोक्स 1 को इनहिबिट करेगी तो क्या होगा कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन इनहिबिट नहीं होंगे। ठीक है। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन ज़्यादा रिलीज होंगे हमारी बॉडी में। तो ये इनका साइड इफ़ेक्ट होता है इस ड्रग का। लेकिन अगर ये कोक्स 2 को इनहिबिट कर रही है तो इन्फ्लेमेशन क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी, तो इनका काम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है तो हम आर्थराइटिस में एस्पिरिन, ब्रूफिन ये दवाइयाँ देते हैं। लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इफ़ेक्ट करते हैं। इसीलिए हमें ऐसी ड्रग्स यूज़ करनी चाहिए जो सिर्फ कोक्स 2 को इनहिबिट करेंगी और कोक्स 1 को इनहिबिट नहीं करेंगी। ऐसे ड्रग्स को एक नाम दिया गया है सिलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर। ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है सिलीकॉक्सिब। ये याद ना करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इतना याद करना है कि ऐसी ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर। और इन्हें यूज़ क्यों करते हैं? ताकि साइड इफ़ेक्ट्स ना आए। तो दूसरा इसका क्या होता है, हाँ, ये आजकल काफ़ी कॉमन चल रहा है कि जो भी कोरोना से ठीक हो रहे हैं ना, उन्हें सारे डॉक्टर्स लो डोज एस्पिरिन रिकमेंड कर रहे हैं। 75 मिलीग्राम पर डे ये सबको रिकमेंड कर रहे हैं। तो क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? क्योंकि जो कोविड होता है वो हमारे हार्ट में प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाता है और बहुत ज़्यादा क्लोटिंग करवाता है। तो इसीलिए उसका जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है कोरोना का, वो क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी पेशेंट में कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की मतलब ससेप्टिबिलिटी होती है कि उसे हो सकता है या उसे हार्ट अटैक आ सकता है, तो उसे हम लो डोज एस्पिरिन देते हैं। क्यों? क्योंकि लो डोज एस्पिरिन का काम क्या होता है कि वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है और थ्रोम्बस फॉर्मेशन को भी इनहिबिट करती है। ठीक है। दूसरा है कि एस्पिरिन तो हमने दे दी लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और हम लो डोज देते हैं, उसका हाई डोज कर नहीं सकते। इसीलिए थ्रोम्बस की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम फ़िश ऑयल भी रिकमेंड करते हैं। तो फ़िश ऑयल का काम क्या होता है? उससे पहले हम क्लोटिंग समझते हैं कि हमारे ब्लड वेसल में क्लोटिंग होती क्यों है। जब भी हमारे ब्लड वेसल का एंडोथीलियम डैमेज होता है तो क्या होता है, एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं, ओ सॉरी,
जब भी हमारे एंडोथीलियम डैमेज होते हैं ना, तो हमारे एंडोथीलियम में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन साइक्लिन सिंथेस। जैसे PGI2 वगैरह थे ना, वैसे एक एंजाइम होता है प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस। ये किसे सिंथेसाइज करता है? PGI2 को। ठीक है, तो अगर एंडोथीलियम डैमेज हो गया तो ये वाला एंजाइम भी नहीं रहेगा और PGI2 फॉर्म नहीं होगा। तो PGI2 का काम क्या होता है कि थ्रोम्बोजेन को इनहिबिट करना, और थ्रोम्बोजेन का काम क्या होता है? थ्रोम्बस बनाना। तो अगर PGI2 नहीं होगा तो थ्रोम्बोजेन बिना इनहिबिशन के काम करेंगे, बिना इनहिबिशन के थ्रोम्बस बनाते रहेंगे, जिसकी वजह से ब्लड वेसल में क्लोटिंग होती है। तो जो फिश ऑयल होता है ना, फिश ऑयल में एक एसिड होता है जिसका नाम होता है आइकोसापेंटेनोइक एसिड। आइकोसोपेंटेनोइक एसिड ये क्या करता है? ये दो चीज़ों की फॉर्मेशन करता है। TX3, TX3 क्या होता है? थ्रोम्बोजेन होता है। और PGI3 जो कि एक प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। तो अब हमें क्या करना है? हमें PGI2 को बढ़ाना है क्योंकि PGI2 बन नहीं रहा, और जो थ्रोम्बोजेन है वो बिना वजह काम किए जा रहा है, तो उसे कम करना है। तो जो TX3 होता है ना, वो TX2 से वीकर होता है, लेकिन जो PGI3 होता है वो PGI2 से ज़्यादा पोटेंट वेसोडाइलेटर होता है। तो इसकी वजह से जो फिश ऑयल होता है वो होता है एंटी थ्रोम्बोजेनिक। तो ये समझ आ गया? ये क्वेश्चन मतलब आता है काफ़ी, और ये समझने के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बढ़िया चीज़ थी। अगर नहीं समझ आया हो तो बता देना, लिख देना चैट बॉक्स में। तो हमारा इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। फिर है हमारे कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म। तो इसकी जो, अगर हमें कीटोन बॉडी की सिंथेसिस याद हो गई तो कोलेस्ट्रॉल की भी याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शुरू के स्टेप सेम है। सबसे पहले हम लेते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, उसे एक्टिवेट करेंगे, क्या बनाएंगे? एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनता है HMG कोए। ये बिल्कुल सेम है कीटोन बॉडी वाला। डिफरेंस क्या है? कीटोन बॉडी में हमने इसके ऊपर एंजाइम लगाया था HMG कोए लाइएज, जिसकी वजह से एसिटो एसिटिक एसिड बना था। लेकिन इसमें हमने एंजाइम डाला HMG कोए रिडक्टेस, एंड इसकी वजह से क्या बनता है? मेवालोनेट। ठीक है, अब ये मेवालोनेट में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और वो बनाता है फाइनली कोलेस्ट्रॉल। सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद करना है, शुरू वाला कीटोन बॉडी का सेम है, उसके बाद एक एंजाइम डिफरेंट है और वो बनाता है मेवालोनेट। और ये जो एंजाइम है ये इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है, और ये स्टेप रेट लिमिटिंग स्टेप है। तो जब भी अगर क्वेश्चन आता है रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, तो वो रेगुलेशन होती है कौन से एंजाइम की? HMG कोए रिडक्टेस की। तो इसकी भी रेगुलेशन के लिए हमें सारा चीज़ समझना पड़ेगा। तो क्या होता है कि HMG कोई रिडक्टेस का एक जीन होता है, जीन mRNA बनाएगा और mRNA फाइनली वो प्रोटीन बनाएगा जो कि एंजाइम का काम करेगा। अब जीन से mRNA बनने के लिए ट्रांसक्रिप्शन होनी पड़ेगी। तो इसमें एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं SREBP। ठीक है, ये याद रखना है कि इस स्टेप का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है? SREBP। SREBP कॉम्प्लेक्स बनाता है स्कैप प्रोटीन के साथ। स्कैप की फुल फॉर्म क्या होती है? SREBP क्लीवेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। मतलब जब भी ये एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा? वो इसे क्लीव कर देगा, और जब ये क्लीव करेगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ठीक है, वेल फेड स्टेट में क्या होता है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ चिपका हुआ होता है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टेड होता है क्लीवेज से। लेकिन जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, मतलब स्टारवेशन या फास्टिंग की स्टेट होती है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से निकलकर गोल्गी अपैरेटस में चला जाता है। वहाँ पे ये स्कैप प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है और वो एक्टिवेट करता है प्रोटीएस को, और प्रोटीएस क्या करेगा? SREBP को क्लीव कर देगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। मतलब कि वेल फेड स्टेट में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होती, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होगी। ठीक है, ये आ गया समझ? नहीं आया हो तो बता देना।
तो इसमें यही है रेगुलेशन ऑफ HMG कोए रिडक्टेस में। हाँ, तो उसके बाद है कि ये कंडीशन होती तो अनकॉमन है, लेकिन इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब एक शॉर्ट नोट पे एक ये साइड क्वेश्चन होता है 1 नंबर का कि फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, और इसमें ना ये याद रखना कि ये लीमिया है, ये नीमिया नहीं है। फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया ये अनकॉमन कंडीशन है, लेकिन इसमें क्या होता है कि LDL के रिसेप्टर में डिफेक्ट होता है, तो LDL की कैटाबॉलिज्म नहीं होती। तो ये हम कोलेस्ट्रॉल वाले चैप्टर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि LDL क्या है, लाइपोप्रोटीन, और हर एक लाइपोप्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो LDL के रिसेप्टर में डिफेक्ट होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की मतलब कोलेस्ट्रॉल की कैटाबॉलिज्म नहीं हो रही लीवर में, मतलब लीवर में भी नहीं हो रही और पेरिफेरल टिश्यू में भी नहीं हो रही। तो अगर उसकी कैटाबॉलिज्म नहीं हो रही तो उसकी अकुमुलेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। तो ये इसे फेमिलियल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक होता है। दूसरा कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग, तो ये 2 ड्रग है जो हमें याद करनी है अच्छी तरह से। पहली जो सबसे आसान है वो है स्टेटिन। स्टेटिन क्या करती है, इनहिबिट करती है HMG कोए रिडक्टेस की एक्टिविटी को, ठीक है, इतना याद करना। और दूसरी ड्रग है कोले स्टाइर अमीन। सो जो कोले वर्ड है ना, कोल वर्ड, ये हमेशा बाइल से रिलेटेड होता है। तो मतलब ये क्या करेगी, ये बाइल एसिड की रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगी। तो अगर बाइल एसिड की रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो बाइल एसिड की सिंथेसिस ज़्यादा होगी, एंड उससे कंपनसेट क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें यही है। दूसरा फिजियोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए, ये भी क्वेश्चन आता है। मैं देखती हूँ, रुको कितना बचा महक। लाइपोप्रोटीन कल कर लेंगे, दो मतलब सिर्फ इतना 2 कर लेते हैं, ठीक है। लाइपोप्रोटीन कल कर लेंगे, सिर्फ वो चैप्टर बच जाएगा फिर। नो प्रॉब्लम, आगे करते हैं। जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल को हम लोअर कैसे करते हैं, सबसे पहले तो फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली करनी चाहिए, डाइटरी मॉडिफिकेशन और रिस्क फैक्टर को अवॉइड करना। फिजिकल एक्टिविटी से कोलेस्ट्रॉल कम कैसे होता है, सबसे पहले अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे तो जो हमारी बॉडी के स्टोर्ड फ्यूल्स है उनका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, एंड ये जो स्टोर्ड फ्यूल्स है ये मेजरली किधर होता है, मसल में, तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। 1 मिनट, हाँ, तो इससे बॉडी वेट मेंटेन रहता है। दूसरा, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है, तो डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। फिर क्या होता है, जो टोटल LDL काउंट है वो डिक्रीज़ होता है एक्सरसाइज से, और HDL इंक्रीज़ होता है। इसका रीज़न हमें लाइपोप्रोटीन वाले में समझ आएगा। दूसरा, इससे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। तो ये ना बेसिकली किसका काम है, फिजिकल एक्टिविटी के एडवांटेजेस क्या होते हैं। दूसरा, डाइटरी मॉडिफिकेशंस क्या होती है, सबसे पहले मतलब जो हम टोटल एक दिन में टोटल कैलोरीज लेते हैं उनमें 20% 3 डिफरेंट तरह के फैट से आने चाहिए। 1/3 सेचुरेटेड होना चाहिए, दूसरा 1/3 मोनो अनसेचुरेटेड, एंड बाकी 1/3 पोली अनसेचुरेटेड फैट होना चाहिए। एंड दूसरा, एनिमल फैट के ऊपर हमें वेजिटेबल ऑयल्स लेनी चाहिए। फिर है और जो वेजिटेबल ऑयल्स का एक एग्जांपल है कोकोनट ऑयल, तो सिर्फ एक कोकोनट ऑयल सेचुरेटेड होता है, बाकी सारे वेजिटेबल ऑयल अनसेचुरेटेड होते हैं। एंड अनसेचुरेटेड जो ऑयल्स होते हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। उसके बाद बाकी तो देखो नॉर्मल सी चीज़ें जो हम पढ़ते रहते हैं, सिर्फ ये कर लेते हैं आखिरी चीज़। हाँ, सरफेक्टेंट होता है। सरफेक्टेंट क्या होता है, सरफेक्टेंट का जो नेम होता है वो होता है डाई पाल्मिटोइल लेसिथिन। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, किस में होता है, न्यूबॉर्न में। तो इसमें क्या है, मतलब जो चीज़ इसमें हमें मोस्टली तो पता है, हम फिजियोलॉजी में पढ़ते आ रहे हैं कि सरफेक्टेंट कम हो जाएगा, सरफेक्टेंट सरफेस टेंशन को लो करता है। लेकिन इसमें अलग चीज़ क्या है याद करने की, कि 28th वीक में सरफेक्टेंट रिलीज़ होता है, ठीक है। तो 28th वीक से पहले क्या था उधर, पहले था उधर स्विंगोमाइलिन, और स्विंगोमाइलिन का काम सरफेक्टेंट से बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। तो मतलब जब भी हम ये इसका डिसीज़ का देखते हैं तो हम लेसिथिन और स्विंगोमाइलिन का रेशियो देखते हैं,
नॉर्मली ये 2 होना चाहिए 28 वीक के बाद, लेकिन अगर ये 2 से कम है मतलब उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। हम सरफेक्टेंट टू एल्ब्यूमिन रेशियो भी देखते हैं, जो कि अगर 35 से कम है तो भी उसके लंग्स इमेच्योर हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देना। दूसरा है फ्लूइड, ये फ्लूइड लिखा है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करना। फिर इनमें हाइपोग्लाइसीमिया भी होती है सरफेक्टेंट की कमी से, तो उसे करेक्ट करना एंड इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना। दूसरा है अगर मतलब जैसे हमने रेशियो किसी मदर में देख लिया जब वो प्रेग्नेंट थी, तो अगर उसका रेशियो 2 से कम है तो हम उसे स्टीरॉइड्स देते हैं। या फिर जो प्री मैच्योर बेबी को बर्थ देने वाली मदर होती है, हम उसे भी पहले से ही स्टीरॉइड्स देते हैं। या फिर जो सरफेक्टेंट है वो एडमिनिस्टर करते हैं। ये सरफेक्टेंट नेचुरल हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है। नेचुरल कहाँ से आता है? काऊ या पिग का सरफेक्टेंट। ठीक है, तो इतना ही है लिपिड मेटाबॉलिज्म में, सिर्फ लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म बचता है, वो हम कल करेंगे। बाकी इतना समझ आ गया? MCAD, हाँ बताती हूँ, रुको। हाँ, तो देखो जो डिहाइड्रोजिनेज होता है हमारी बॉडी में वो 2 तरह के होते हैं, लॉन्ग चेन का और मीडियम चेन का। तो एक चीज़ हमें क्या याद रखना है कि हमारी बॉडी में जितने भी हम फैटी एसिड खाते हैं वो मोस्टली मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं। तो मतलब मीडियम चेन डिहाइड्रोजिनेज होना हमारी बॉडी में ज़रूरी है। और जो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, जैसे कि हमने देख लिया कितनी सारी एनर्जी आ रही थी। तो अगर मीडियम चेन डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है तो जो मीडियम चेन फैटी एसिड होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, मतलब एनर्जी नहीं मिलेगी। तो हमारी बॉडी में मेन 2 पाथवे होते हैं जो कि एटीपी को कंज्यूम करते हैं। वो 2 पाथवे क्या होते हैं? कीटोन बॉडी की सिंथेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये दोनों पाथवे काम नहीं करेंगे, तो मतलब कीटोन बॉडीज बॉडी में बहुत कम होंगी, और दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस भी नहीं होगी, तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो इसीलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉन कीटोटिक, क्योंकि कीटोन बॉडीज कम है। दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉन कीटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया। और ये सिर्फ स्टारवेशन में होता है, क्यों? क्योंकि फेड स्टेट में एनर्जी देने के लिए सारे पाथवेज काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के, लेकिन जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है वो सिर्फ स्टारवेशन में ही काम करता है। इसीलिए MCAD डेफिशिएंसी या फिर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का कोई भी एंजाइम अगर डेफिशिएंट होता है तो उसमें हमें यही चीज़ देखने को मिलेगी, क्या? नॉन कीटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया ड्यूरिंग स्टारवेशन। आगे समझ?